Thank you for joining today's session. गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। हम नेक्स्ट 5 मिनट वेट करके फिर हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सर आवाज इतना ही है। सनम सर आवाज नहीं आ रहे हैं। ओके मैम, रुकिए जरा अभी आप ना अभी एंड कॉपीज है उसको अपने पास रख लें। अभी जो नोट्स बनाने हैं आज हमने, उसके अंदर शुभम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीज का रिवीजन करवाते जाएंगे और जब वो टॉपिक एंड करेंगे और खुद आपसे पूछेंगे कि क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछेंगे, सिर्फ उसी समय आप सब अपना क्वेश्चन पूछेंगे। उससे पहले हम उन्हें अपना टॉपिक पूरा करने देंगे। जब वो एक बार आस्क आउट करेंगे अपना क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू। शुभम अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार और माइक भी ऑन कीजिए। आवाज क्लियर आ रही है? ओके शुभम, थैंक यू। अभी आप क्लियर दिख रहे हैं और आपकी आवाज भी क्लियर है। आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले जितने भी क्लास में जीआईटी का हम लोगों ने जितना भी सेक्शन पढ़ा था वो आज हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे उसको। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं आपको बीच बीच में पूछूंगा कि किन्हीं को डाउट है तो वो आस्क आउट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है। हम लोग पूरा जो रिवाइज करेंगे वो बहुत शॉर्ट में करेंगे, मतलब पूरा कवर करेंगे, लेकिन उतना ब्रीफ में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है। एनाटॉमी क्या होता है कि हमारे बॉडी का शेप, साइज, वेट, स्ट्रक्चर जो होता है वो हम लोग एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। और जो फिजियोलॉजी है उसमें हम लोग उसके फंक्शन को स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारा टोटल 11 से 12 सिस्टम था, जिसमें से 9 मेन हमारे बॉडी में सिस्टम होते, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहला सिस्टम पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है तो डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो डाइजेशन क्या होता है कि उसमें एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में तोड़ता था बाय द हेल्प ऑफ इंजाइम और टीथ, मतलब मैकेनिकली और केमिकली दोनों तरह से तोड़ता था। मैकेनिकली हो गया आपका टीथ और टंग के थ्रू, और केमिकली हो गया इंजाइम के थ्रू। इस प्रोसेस को हम लोगों ने डाइजेशन प्रोसेस बोला था, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में टूटता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फूड कंपोनेंट। फूड कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। उसके बाद फूड कंपोनेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक है जो एब्जॉर्ब इजिली कर जाता था और जो एब्जॉर्ब नहीं कर, एक मतलब डाइजेस्टेबल, एक नॉन डाइजेस्टेबल। तो डाइजेस्टेबल में कौन कौन था? प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट्स था। लेकिन जो नॉन डाइजेस्टेबल है, जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर जाता था, उसमें कौन था? विटामिन्स था, मिनरल्स था। मतलब जो आपका नॉन डाइजेस्टेबल, उसमें एंजाइम का यूज नहीं है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर जाता है। और जो आपका डाइजेस्टेबल है
उसमें एंजाइम का हेल्प होता है। वो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है, उसको सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होकर के हमारे एनस तक होता है। और एक और सेकेंड पार्ट था ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स आता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक होता है। सबसे पहले माउथ होता है, उसके बाद इशोफेगस होता है जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं, उसके बाद स्टमक होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है छोटी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, फिर एनस होता है। जो ग्लैंड्स में था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लैंड्स तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन। इंडोक्राइन जो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक्सोक्राइन जो एंजाइम सिक्रीट करता है, और जो हेट्रोक्राइन है जो दोनों सिक्रीट करता है। तो ग्लैंड्स में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे वो कौन कौन थे? सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास। तो सबसे पहले हम लोगों ने सैलिवरी ग्लैंड पढ़ा था। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, जो सलाइवा शुभम, प्रोड्यूस। शुभम मेरी हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, बोलिए। जी। अभी जैसे आपने ना एक पूरा टॉपिक कंप्लीट किया ना, हाँ अभी जब आपने सैलिवरी को बताना है, फिर जीआईटी को बताना है, इस तरह से आपने पूरा कंप्लीट करना है ना। हम्म, तो अभी इसको जैसे मान लीजिए इसके बाद आप एक बार इनसे पूछ लीजिएगा कि कोई क्वेश्चन तो नहीं रहा जो अभी तक आपने पढ़ाया, ठीक है ठीक है। सैलिवरी इस ग्लैंड के तरह से बाद पूछ आप। लेंगे, फिर आगे टॉपिक जाएंगे। जी जी। सैलिवरी ग्लैंड कंप्लीट करके फिर उनसे डाउट पूछ लेंगे सबसे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा क्या करता है? 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। और हमारे सलाइवा में दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक सैलिवरी अमाइलेज और सैलिवरी लाइसोजाइम। अमाइलेज क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, और जो लाइसोजाइम है वो हमारे मुंह में आने वाले बैक्टीरिया को मारता है। और सैलिवरी ग्लैंड तीन पार्ट्स में डिवाइड है, पैराटॉइड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल, ठीक है। पैराटॉइड जो है वो हमारे चिक्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और सबलिंगुअल जो है वो हमारी टंग में प्रेजेंट होता है या बिलो दी टंग प्रेजेंट होता है। और फिर थर्ड जो है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। ये जो है हमारे सब मैक्सिलरी जो है वो अपर जाव में, जबड़े के ऊपर, और एक ऊपर वाले जबड़े में, और जो सब मैंडिबुलर है या सब मैंडिबल वो हमारे लोअर जॉ में, मतलब नीचे वाले जबड़े में प्रेजेंट होता है। ये हमारा था सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड में कुछ कुछ आयंस होते हैं, सोडियम होते हैं, पोटाशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं। और हमारे सैलिवरी ग्लैंड में 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। अब इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। किन्हीं को डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, उसके बाद नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ओके शुभम, आप नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं। इसी तरह ठीक है से टॉपिक बाय टॉपिक आप इनको डिक्टेट करके लास्ट में फाइनल कर दीजिएगा। ओके, थैंक ठीक यू। सो अभी सही चल रहा है, हमारा जो सेशन है वो सही चल रहा है। है। सैलिवरी ग्लैंड कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग आएंगे लीवर पे। लीवर जो है वो हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, और राइट साइड में प्रेजेंट होता है। लंग्स को ही हम लोग, लंग्स का ही साइंटिफिक नेम हेपेटिक होता है। लीवर का ये साइंटिफिक नेम जो है वो हेपेटिक होता है। और लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट कराता है। लीवर हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड था, लेफ्ट, राइट लो, लेफ्ट लो, क्वाड्रेट और कार्डेट। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, और हमारा जो ये चारों लोब मिलकर ही बाइल जूस का सिक्रेशन करवाता था, जो फैट्स का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। हमारे लीवर में एक कफर सेल प्रेजेंट था जो लीवर में आने वाले बैक्टीरिया को मारता था। उसके बाद हमारे लीवर में हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मिलकर हेपेटिक लोब्यूल्स बनाते हैं, जो बाइल जूस का सिक्रेशन करवाने में हेल्प करते हैं, और वो फैट्स का ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब फैट्स को तोड़ने में मदद करते हैं। फिर लीवर से जो
आपका बाइल जूस बचा, मतलब जितना का जरूरत था बाइल जूस का फैट्स का ब्रेक डाउन कराने में उतना यूज हुआ, उसके बाद जो बचा उसको स्टोर कहाँ होता है, वो गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है, जो हमारे लीवर के क्वाड्रेट लोब जो है, क्वाड्रेट पार्ट वहाँ नीचे में प्रेजेंट होता है। और जो गॉल ब्लेडर होता है उसको हम लोग पॉट ऑफ लीवर भी कहते हैं, मतलब कटोरा। क्यों? क्योंकि जो बाइल जो उसका सिक्रेशन होता है वो जो, और जो बच जाता है वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लेडर में। अब गॉल ब्लेडर से ही एक डक्ट आता है, सिस्टिक डक्ट, और जो लीवर से डक्ट आता है उसको हम लोग हेपेटिक डक्ट कहते हैं। अब ये दोनों डक्ट के थ्रू बाइल जूस आता है, फिर ये दोनों डक्ट जहाँ पे कंबाइन करता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट। उसके बाद ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ये पैनक्रियास के डक्ट मतलब पैनक्रियाटिक डक्ट से कनेक्ट होता है, और वो दोनों जहाँ कंबाइन होता है उसको हम लोग बोले थे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट हमारे ड्यूडेनम जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है उससे कनेक्ट रहता है, और वहाँ पे जाकर के बाइल जूस का सिक्रेशन या पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करवाता है, फिर वहाँ पे जिसका जो कंपोनेंट को जरूरत हो ब्रेक डाउन का वो करता है। हाँ, ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि लीवर में और पैनक्रियाज में कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता, ये सिर्फ सिक्रेशन करवाते हैं हार्मोन और इंजाइम का। उसके बाद हम लोगों ने आगे पढ़ा था पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में देखा था कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो है हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये इंजाइम और हार्मोन दोनों प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ की लीवर सिर्फ इंजाइम मतलब बाइल जूस का एक्सक्रीशन करवाता था, लेकिन जो वो एक्सोक्राइन था, लेकिन जो हमारा पैनक्रियाज है वो हेट्रोक्राइन है, मतलब हार्मोन का भी सिक्रेशन करवाता है और इंजाइम का भी। अब इसमें हार्मोन हमारा कौन कौन था, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन। तो ये जो तीनों हार्मोन है वो 3 सेल से प्रोड्यूस होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करवाता था, बीटा इंसुलिन का, और गामा जो है वो सोमैटोस्टेटिन का। सोमैटोस्टेटिन है, इसको हम लोग इनहिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं। इनहिबिट मतलब होगा रोकना, किसी भी चीज के प्रोडक्शन को रोकना। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ग्लूकागॉन, और फिर उसके बाद सेकंड इंसुलिन, और थर्ड सोमैटोस्टेटिन। तो सबसे पहले जो भी ग्लूकोज हमारे शरीर में बनता है, जब वो जितना उसका यूज हुआ, ठीक है, तो उतना बॉडी यूज करता है। उसके बाद जब ज्यादा बनने लग जाता है तो उसी को स्टोर करवाने के लिए क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, इंसुलिन। उसके बाद फिर वो लीवर में जाकर के भेज देता है। फिर जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की कमी होती है तब वही ग्लूकागॉन आता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, वह वो ग्लाइकोजन को जो लीवर में स्टोर है उसको तोड़ता है, फिर ग्लूकोज हम लोग को देता है, फिर हमारा बॉडी ग्लूकोज का यूज करता है। अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल लो हो गया या इंसुलिन लेवल घट गया तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसके वजह से शुगर लेवल हाई हो जाता है या डायबिटीज होने के चांस हो जाते हैं। उसके बाद है हमारा सोमैटोस्टेटिन। जब हमारा ग्लूकागॉन जो हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को तोड़ता है ग्लूकोज में, जो हमारे बॉडी को जब ग्लूकोज की जरूरत होती है ज़्यादा, तो जब ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है तो उसको रोकने के लिए सोमैटोस्टेटिन क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से रोकता है, जितना ज़रूरत होता है उतना ग्लूकागॉन उसको तोड़ देता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ये हो गया आपका हार्मोन। हार्मोन क्या क्या हुआ, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन। ग्लूकागॉन जो है वो आपका ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, और जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और जो हमारा सोमैटोस्टेटिन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने से रोकता है। ये तीनों था। उसके बाद हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल पे के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था माउथ। माउथ में हमारा 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, इसी में सलाइवा प्रेजेंट होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और फिर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मोनोसेक्राइड एक आपका ओलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में जो है
वो आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज था। और जो हमारा ओलिगोसेक्राइड है इसमें स्टार्च आता है और डाइसेक्राइड आता है। तो हमारा जो बॉडी एब्जॉर्ब करता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, लेकिन जो हम लोग इनटेक करते हैं स्टार्च, उसको पहले डाइसेक्राइड में तोड़ता है, ठीक है। डाइसेक्राइड में क्या क्या आता है हमारा, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। उसके बाद जब हमारा 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हुआ, वो कौन कन्वर्ट करता है, सेलेवरी एमाइलेज। हमारे सलाइवा में प्रेजेंट था एमाइलेज एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है डाइसेक्राइड में। उसके बाद ईसोफेगस हम लोगों ने पढ़ा था। माउथ के बाद आता है हमारा ईसोफेगस, जिसको हम लोगों ने फूड पाइप भी कहा था। तो फूड पाइप जो है उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, वो बस माउथ से स्टमक तक फूड को ले जाने का काम करता है। और हमारे ईसोफेगस में के बीच और विंड पाइप जो ट्रेकिया, उसके बीच एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट था, जो फूड को प्रिवेंट करता था, मतलब फूड को बचाता था कि विंड पाइप में वो ना जा सके। यहाँ तक आप लोगों का अगर किन्हीं का डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ईसोफेगस के बाद हमारा था स्टमक। स्टमक जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। स्टमक जो है हमारा, वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। स्टमक में हमारे 3 सेल प्रेजेंट थे, म्यूकस नेक सेल, पैप्टिक या चिप सेल, और थर्ड पैरिएटल या ऑक्जेंटिक सेल। म्यूकस नेक सेल जो है वो एक लेयर प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, जो HCl जो प्रोड्यूस करता था, जो एसिडिक होता था, उससे हमारे पेट को प्रोटेक्ट करता है, या किसी भी एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को। उसके बाद जो सेकंड था वो पैप्टिक ऑफ और चिप सेल। तो ये दोनों जो सेल है, पैप्टिक और चिप सेल जो है, ये क्या करता है, पैप्सिनोजेन एंजाइम को सिक्रीट करता है, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाने में हेल्प करता है। उसके बाद थर्ड जो था वो था हमारा पैरिएटल या ऑक्जेंटिक सेल। पैरिएटल जो सेल है आपका, वो क्या काम करता था, वो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर का काम करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब क्या हो गया, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता था। तो सबसे पहले हम लोगों ने लोग देखते हैं कि जो हमारा पेप्सिनोजेन सिक्रीट करवाया बाय पैप्टिक या चिप सेल के थ्रू, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो उसको एक्टिव करने के लिए HCl जो हमारे पेट में प्रेजेंट एक एंजाइम होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये हाईली एसिडिक होता है, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराने में हेल्प करता है और एंजाइम को हेल्प करता है एक्टिव करने में। तो ये पेप्सिनोजेन जो है इसको कन्वर्ट करता है HCl किसमें, पैप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर यही पैप्सिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाता है प्रोटीएजेस और पेप्टॉन्स में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे हमारे जो पेट में रेनिन, लाइपेज और फिर एमाइलेज और जेलेटिनेज और यूरेस, ये सब भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो अदर फूड कंपोनेंट का ब्रेकडाउन कराने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैप्सिन क्या करता है। पैप्सिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाया HCl के थ्रू प्रोटीजेस पेप्टॉन्स में। उसके बाद हमारा जो लाइपेज है, वो क्या किया, जो हम लोग ट्राइग्लिसराइड मतलब जो भी हम लोग फैट्स खाते हैं उसको तोड़ा ट्राइग्लिसराइड में, मतलब इन फॉर्म ऑफ बटर, ठीक है। फिर उसको वो तोड़ता है ग्लिसरॉल के फॉर्म में या फैटी एसिड के फॉर्म में, मतलब फैट्स जो डाइजेस्ट हुआ वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में तोड़ा कुछ परसेंटेज। उसके बाद जेलेटिनीज, जेलेटिनीज का क्या काम था,
जो भी हम लोग मीट खाते हैं या मांस खाते हैं, ठीक है, तो उससे जो प्रोटीन मिलता है तो उसका ब्रेक डाउन या उसको तोड़ता है, किसके फॉर्म में, डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में। उसके बाद अमाइलेज, अमाइलेज क्या किया, जो भी कार्बोहाइड्रेट बचता है, ठीक है, अगर पेट में डाइजेस्ट हो सके तो उसको उस पर HCl ऐड करेगा और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट जो एंजाइम है वो हमारा क्या है, यूरेज। यूरेज क्या करता है, जो भी प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, वो यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वही यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जो हमारे यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। और एक एंजाइम था रेनिन। रेनिन क्या करता है, वो मिल्क का डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। जो भी बच्चे जस्ट बॉर्न हुए हैं, जन्म होते हैं, तो उनमें रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो मिल्क का डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ये हमारा स्टमक जो है उसमें 3 फंक्शन होते हैं, हेमोपोएटिक फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन और HCl का फंक्शन। तो हेमोपोएटिक फंक्शन क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है वो ब्लड बनाने में भी हेल्प करता है, मतलब जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है। जब तक विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो RBC का फॉर्मेशन नहीं करवा पाएगा, मतलब इरिथ्रोपोइसिस, RBC के फॉर्मेशन को ही हम लोग कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है तब जाकर के हमारा RBC फॉर्म होता है। और उसके बाद अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हुआ हमारे पेट में तो वो क्या कॉज करता है, पर्निशियस एनीमिया। एनीमिया हुआ मतलब RBC की डिफिशियंसी। तो जब तक विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो क्या कॉज कर देगा, पर्निशियस एनीमिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटेक्टिव लेयर। इसमें क्या आता है, म्यूकस। म्यूकस जो क्या करता है, जो HCl या जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं हमारे स्टमक में, तो उसको उस पर एक लेयर प्रेजेंट होता है म्यूकस का, वो हमारे पेट को बचाता है। उसके बाद थर्ड जो है वो HCl। HCl क्या करता है, हर एक एंजाइम जो भी इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, और जो भी हमारे पेट में आने वाले बैक्टीरिया है उसको मारता है, जिसको हम लोग बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन भी कहते हैं इस प्रोसेस को। उसके बाद स्टमक हो गया। यहाँ तक अगर किन्हीं का डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किन्हीं का डाउट हो अगर स्टमक में या कुछ और जानना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शिवम, नो इशू, आप अभी आगे चल सकते हैं। क्योंकि जिस स्पीड में आप बता रहे हैं, मान लीजिए किसी को कुछ छूट भी जाएगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग देख के उसको कवर कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा नहीं। तो अगर रिवीजन के लिए वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। थैंक यू शिवम। तो आपका स्टमक हम लोगों ने ये शॉर्ट वे में कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जो हमारा वो नैरो और ट्यूब लाइक होता है, और इसका जो लेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये 6 से 7 मीटर का होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और जो रेस्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का और फिर प्रोटीन जो है उसका डाइजेशन 100% यहाँ पे होता है, फिर जाकर के यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी कराता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। ड्यूडेनम जो स्टमक से कनेक्ट होता है, ठीक है, और जो भी बाइल जूस लीवर से आया या पैनक्रेटिक जूस आया वो ड्यूडेनम में आते हैं, फिर वहाँ ही फैट्स का ब्रेकडाउन कराते हैं। फिर ड्यूडेनम के बाद होता है हमारा जेजेनम। जेजेनम जो है वो आपका 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जो हमारा ड्यूडेनम है वो
2 से 2.5 सेंटीमीटर ही। तो जो हमारा जेजिनम है, यहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और जो रेस्ट बच जाते हैं उसका डाइजेशन होता है। उसके बाद इलियम, इलियम जो है वो हमारा लास्ट पार्ट है। इलियम जो है इसमें भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, और जेजिनम में भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन कराता है, और इलियम से ही कनेक्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का सिकल पार्ट। फिर अब हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ इंटेस्टाइन इंजाइम। तो जो हमारा इंटेस्टाइन में इंजाइम प्रेजेंट है वो कौन कौन है? वो डाइपेप्टाइडेज, डाइसेक्राइडेज, और फिर लाइपेज, और फिर न्यूक्लियेज। और जो हमारा पैनक्रेटिक इंजाइम है वो कौन कौन सा था? ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज, अमाइलेज और न्यूक्लियेज। तो सबसे पहले हम लोग पैनक्रेटिक इंजाइम के एक्शन को पढ़ते हैं। तो पैनक्रियास से जो ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और फिर कीमो ट्रिप्सिनोजेन और लाइपेज, अमाइलेज और न्यूक्लियेज जो थे, ये सब इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो इन सबको जगाने का काम, मतलब एक्टिव करने का काम एक इंजाइम करता है, इंट्रोकाइनेज, जो ड्यूडेनम से सिक्रीट होता है। ये इंट्रोकाइनेज क्या करता है? वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ये ट्रिप्सिन प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद लाइपेज को, और फिर अमाइलेज को और न्यूक्लियस को एक्टिव करता है नॉर्मल। उसके बाद हम लोग देखे थे जो प्रोटीन रेस्ट बच गया था, जो हमारे पेट में, स्टमक में प्रोटीन का किसमें टूटा था? प्रोटीजेस और पेप्टॉन्स में। तो उसको फिर स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ना है, क्योंकि जब तक हमारा बॉडी स्मॉलेस्ट यूनिट में, तो सबसे इतना मतलब उसको तोड़ देना है कि जब तक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर सके। तो प्रोटीन हमारा पैप्सिन के हेल्प से पेप्टॉन्स और प्रोटीजेज में टूटा था। फिर यही दो को और स्मॉलेस्ट पार्ट में तोड़ता कौन है? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों मिल करके पेप्टॉन्स और प्रोटीजेज को तोड़ते हैं पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स क्या क्या होता है? प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एमिनो एसिड है, इसका 2 बॉन्ड होता है, मतलब एमिनो एसिड और एमिनो एसिड 2। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम से टूटते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा फैट्स ब्रेक डाउन कैसे होता है? जो हमारा पैनक्रेटिक एंजाइम है लाइपेज, ये फैट्स का ब्रेक डाउन करते हैं डाइग्लिसराइड में। फिर लाइपेज ऐड किया डाइग्लिसराइड में, फिर ये मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं। और फिर न्यूक्लियस क्या करता है? जो भी न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड माने कि डीएनए आरएनए, जो भी हम लोग मीट एग खाते हैं तो उसमें डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनको भी तोड़ते हैं। क्या करते हैं? न्यूक्लियस जो एंजाइम है वो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए है उसको तोड़ते हैं न्यूक्लियोसाइड्स में। फिर न्यूक्लियस इसमें एक्ट करते हैं, फिर ये न्यूक्लियोटाइड्स में टूटते हैं। उसके बाद ये जो भी ब्रेक डाउन हुआ ये फिर इंटेस्टाइन में गया, जेजनम में। फिर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके जो एंजाइम है वो क्या क्या थे? डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, डाइसेक्राइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। तो जो हमारा डाइसेक्राइडेज है, जो 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में हुआ था, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हुआ था किसमें? डाइसेक्राइड में। डाइसेक्राइड किसको किसको बोलते हैं? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज को। ये तीनों टूटता है फिर मोनो ये सेक्राइड में, मतलब कि बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट का, जो डाइजेस्ट कर जाता है हमारी बॉडी में। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, इन तीनों के फॉर्म में हमारा बॉडी डाइजेस्ट करता है। तो माल्टोज पे डाइसेक्राइडेज एक्ट किया, तो वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ा। उसके बाद लैक्टोज पे एक्ट किया डाइसेक्राइडेज, तो ये थोड़ा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में।
उसके बाद फिर सुक्रोज जो है उस पर डाइसैकेराइडेज एक्ट किया, एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो तोड़ा आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, फिर ये जाकर के एब्जॉर्ब हो गया। फिर उसके बाद एंजाइम आता है हमारा डाइपेप्टाइडेज। ये डाइपेप्टाइडेज क्या होता है, जो हमारा पेप्टाइड्स बच गया था, जो मतलब 2 एमिनो एसिड का बॉन्ड, मतलब प्रोटीन जो ब्रेक डाउन हुआ था, तो उसको तोड़ता है एमिनो एसिड में। मतलब प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एमिनो एसिड, जो इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हम पढ़े थे जो थर्ड है वो है हमारा न्यूक्लियोसाइड्स, और फिर फोर्थ न्यूक्लियोटाइड्स, जो हमारा फैट्स जो ब्रेक डाउन किया था मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में, तो ये डाइग्लिसराइड को तोड़ता है इसमें न्यूक्लियोसाइड्स में और न्यूक्लियोटाइड्स में। फिर ये जाकर के कन्वर्ट होते हैं सिंपल बेस में, जो एब्जॉर्ब करा लेता है। मतलब कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स है, ये मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड को सिंपल बेस में कन्वर्ट कर देता है, या सिंपल शुगर कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद हमारा आता है लाइपेज हो गया, फैट्स जो है, फैट्स का जो ब्रेक डाउन करवाता है वो लाइपेज करवाता है। तो ये क्या करता है, जो फैट्स हमारा टूटा था, जो फैट्स हमारा टूटा वो टूटता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में ही हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। तो ये था एक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसमें ही माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, यही एब्जॉर्प्शन कराने का काम करते थे। तो जो सबसे पहले हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो माउथ में होता है, फिर सेकेंड स्टमक में होता है, थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फोर्थ लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। माउथ में सिर्फ आपका ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है बिलो दी टंग, मतलब हमारे टंग के नीचे। उसके बाद स्टमक में होता है, स्टमक में आपका अल्कोहल, वाटर और सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ आपका ग्लूकोज का, ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड जो है, एमिनो एसिड है, ये सब का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ये कुछ लेयर से बना होता है। तो सबसे पहले था हमारा जो इंटरनल लेयर था वो था म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, फिर एपिथेलियम। तो जो हमारा एपिथेलियम था वो सबसे लास्ट पार्ट होता है। उसके बाद होता है मस्कुलरिस, जो आपका एपिथेलियम होता है वो क्या करता है, वो बहुत स्मूथ मसल्स का होता है, वो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद होता है मस्कुलरिस, इसी में हमारा ब्लड सप्लाई होते रहता है। उसके बाद हमारा आता है सब मुकोजा। सब मुकोजा में हमारा लेसिटल प्रेजेंट होता है, मतलब कि आपका ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होता है। उसके बाद म्यूकोजा, म्यूकोजा के अंदर ही सारे ग्लैंड्स होते हैं। तो म्यूकोजा में एक यूरुगाई, स्टमक के पास जो है वो एक यूरुगाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट थे, जो स्टमक में एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। उसके बाद इंटेस्टाइन में जो हमारा विलाई था, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, उसी में माइक्रोविलाई है, तो माइक्रोविलाई में ही लेसिटल प्रेजेंट था। लेसिटल जो है वो ब्लड कैपिलरी होते हैं, जो इंटेस्टाइन से फूड कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कराते हैं। और जो हमारा माइक्रोविलाई था वो क्रिप्स ऑफ लीवर क्यून जो है उसका बेस है, मतलब उसी के बेस पे वो अटैच है। और फिर जो माइक्रोविलाई है वही एब्जॉर्ब करके हम ब्लड स्ट्रीम में फूड कंपोनेंट को भेजता है। उसके बाद हम लोग देखे थे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। लॉन्गेस्ट अगर बोले तो सबसे लॉन्गेस्ट हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और अगर लार्जेस्ट बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है
इसमें आपका ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन कराने का हेल्प करता है। ये वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन कराता है और जो भी फूड कंपोनेंट वेस्ट बचते हैं उसको स्टूल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है या फिकस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारे 4 पार्ट में डिवाइड है। सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, उसके बाद हमारा आता है एनस। जो सिक्कम है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट पार्ट इलियम से कनेक्ट होता है और इन दोनों के बीच एक वल्व प्रेजेंट होता है, मतलब कि वो प्रिवेंट करता है कि जो भी फूड कंपोनेंट वेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हुए वो फिर से इंटेस्टाइन में ना चले जाए, तो उसको रोकने का काम करता है। तो इस वर्क को हम लोग कहते हैं या ये डोर को कह सकते हैं, ये डोर का एक काम करता है, इलियोसिकल वाल्व। ये प्रिवेंट करता है वेस्ट मटेरियल के बैकफ्लो होने से बचाने के लिए। उसके बाद सिक्कम से ही कनेक्ट होता है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक वेस्टिजियल इसको ऑर्गन कहते हुए, क्यों कहते हैं इसको, और ये 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये कोई भी डाइजेशन कराने में हेल्प नहीं करता, लेकिन जो हमारे पहले के लोग थे उन लोगों में अपेंडिक्स का काम होता था। अपेंडिक्स क्या करता था, वो सेलुलोज का डाइजेशन करवाता था, क्योंकि पहले के लोग कुछ मांस या कुछ भी कच्चा ही खा जाते थे, तो जिसकी वजह से अपेंडिक्स काम कर पाता था। लेकिन धीरे धीरे जब से लोग तला हुआ खाने लग गए तब से अपेंडिक्स का काम धीरे धीरे कम होने लग गया, इसलिए अब वो काम नहीं करता, बस हमारे लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है। उसके बाद जो लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन वो सिक्कम सबसे पहला पार्ट है। फिर कोलोन, कोलोन डिवाइड है आपका असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और एनस में। उसके बाद असेंडिंग से होते हुए फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, फिर रेक्टम से कनेक्ट होते हैं। फिर रेक्टम कनेक्ट होता है हमारे एनस से, और ये वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये विटामिन्स, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कराने में और वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर ये वेस्ट मटेरियल को रेक्टम में भेजते हैं, फिर रेक्टम से अटैच होता है आपका एनस। यहाँ पे आपका स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे स्केलेटल मसल्स में स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं। स्पिंस्टर क्या करता है, ये स्टूल को कब बाहर आउट करना है, कब नहीं करना है, तो ये डिसाइड करता है। तो स्पिंस्टर जो है ये आपका 2 पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। जब ब्रेन से मोटर नर्व के थ्रू सिग्नल जाता है कि अब स्टूल को पास आउट करना है, तो स्पिंस्टर कॉन्टैक्ट करता है। फिर और जब उससे ब्रेन से मोटर नर्व के थ्रू उसको सिग्नल नहीं जाता है कि अभी पास आउट नहीं करना है, तो वो रिलैक्स के फॉर्म में रहता है, वो उसको स्टोर करता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्पीचटर। स्पीचटर क्या होता है, वो किसी भी चीज़ के बैक फ्लो को रोकता है। तो सबसे पहले हम लोग के इसोफेगस और स्टमक के बीच में इसोफेगस स्पीचटर प्रेजेंट था, जो क्या करता था, जो स्टमक का में जो फूड गया उसका बैक फ्लो फिर से ना हो जाए इसोफेगस में, फूड पाइप में, उसको रोकता था। उसके बाद था हमारा हेपेटो स्पिंस्टर, क्या करता था, पैनक्रियाज ड्यूडेनम से पैनक्रियाज में ये फूड ना चले जाए या फूड कंपोनेंट ना चल जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद थर्ड जो है स्पिंस्टर ऑफ बॉडी, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता था स्टमक के बीच, जो क्या करता था कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड गया वो फिर से बैक फ्लो, मतलब फिर से वो स्टमक में ना चल जाए, उसको रोकने का काम करता था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि इतना आप लोग का पूरा जीआईटी सिस्टम था। फिर इन यहाँ तक अगर किन्हीं का डाउट हो तो पूछे।
यहाँ तक अगर किन्हीं का डाउट हो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आप लोग पूछ सकते हैं या कुछ भी अगर क्वेश्चन हो तो। शुभम, थैंक यू फॉर रिवीजन सेशन। अभी आपके अकॉर्डिंग ये जो मेन थे सारे आपने कंक्लूड कर दिए पॉइंट, है ना? हाँ, मेन जो भी थे वो मैंने कंक्लूड कर दिया, उतना एक्सप्लेन नहीं किया। जो भी मेन थे ऊपर का जी जी उसको मैंने जी। बताया। ओके, ठीक है। काफी ब्रीफ सेशन बना है, अराउंड 40 मिनट का ये सेशन बना है। हम्म। अगर किन्हीं को क्वेश्चन हो तो या और कुछ जानना हो जीआईटी के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जो हमारा टेस्ट रहेगा वो इसी के अंदर से आएगा ना, इसी के बीच से आएगा ना? हाँ, इसी के बीच से ही आएगा। ठीक है, चलिए, कोई इशू नहीं है। काफी शॉर्ट लेक्चर है, अगर मान लीजिए किसी को रिवीजन भी करना हुआ तो वो देख के रिवाइज सुन के एक बार रिवाइज कर लेगा तो यकीनन उसको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, नहीं तो मैं थैंक यू ये सो। शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, मतलब आज रात तक शॉर्ट नोट्स भेज दूंगा, तो उससे अगर भी आप रिवाइज। शॉर्ट नोट बना के देंगे तो कोई तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मैं वो भी इनको प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज सबने क्योंकि प्रिंट आउट तो लिए हुए हैं और उस प्रिंट हाँ, आउट से वो चेक कर लेंगे तो उससे पता चल जाएगा। उससे जब कंफर्म कर देंगे तो पता चल जाएगा, है ना? क्योंकि लेक्चर में जल्दी जल्दी मतलब कंप्लीट करने के चक्कर में अगर किन्हीं को समझ में ना आया हो या ठीक से सुन ना पाए हो तो तो देखिए, शॉर्ट वैसे जो नोट। आपकी जो टर्मिनोलॉजी थी वो सारी की सारी एक्यूरेट थी और सब कुछ क्लियरली आपने एक एक जो वर्ड है वो क्लियरली समझाया है। फॉर एग्जांपल, जब आपने एक्सप्लेनेशन किया ऑर्गन के आगे पार्ट की, तो उसको भी आपने सारे जो पार्ट्स हैं उसको कवर किया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, थैंक यू। आपने बिना देखे, एक तो मैं देख रहा था पूरी देर बिना देखे आपने अपना पूरा लेक्चर किया है ना? आपने किसी बुक में देख रहे थे या बिना देख के बता रहे थे ये? नहीं, बिना बुक के ही, जो जी भी जी जी माइंड जी में था वो। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी अच्छी नॉलेज नॉलेज रख रहे हो आप। जब ये वीडियो डलेगा तो ये डेफिनेटली काफी ज्यादा वायरल हो जाएगा क्योंकि आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया इसमें। Sir, Dr. ओके, Das from excellent discussion, excellent. यस यस सर, यस सर। The train started and train is going to destination and where the station it touches, everything बताया हुआ है। यस में शक नहीं है। Only the thing is that कि notes देने से और ये record अगर post कर देंगे, कल हम जी अगर जी जी। will be kept in mind like graphic. नोट्स वैसे सर सबको प्रोवाइडेड हैं वैसे ना। अगर किसी को लास्ट टाइम नोट्स प्रोवाइडेड नहीं है तो वो मुझे एक बार अपने व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। और कल से हमारे टेस्ट बिगन होने वाले हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको आज थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहा था। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? एक्चुअली मैं भी अभी थोड़ा सा ट्रैवल में ही हूँ तो मैंने सोचा बीच में मैं रोक के करता हूँ। ओके, अभी कल आपके पास एक A4 साइज का जो पेपर होता है ना, ब्लैंक शीट, वो होना चाहिए सबके पास और साथ में पेन आपका रहना चाहिए, है ना? कल हम आपको अराउंड 40 क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 करके हम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 Q1, और आगे मान लीजिए अगर उसका आंसर ट्रू फॉल्स में तो ट्रू एंड फॉल्स लिख देंगे। अगर उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या रहेगा वो आप उसमें अनाउंस करेंगे, है ना? उसको आप लिख लेंगे, आप कोई भी बोलेगा नहीं, सिर्फ अपने पेज पे लिखेगा उसे। और ये टेस्ट खत्म होने के विद इन 15 मिनट के अंदर, 15 टू हाफ आवर के अंदर आप सबको अपना जो टेस्ट का फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करना है। हमारे पास डाटा आ जाएगा कि कितने पर्सन ने ज्वाइन किया था और उसके बाद व्हाट्सएप से हमें क्लियर हो जाएगा कितना, है ना? और जो आप पेज होगा उसके ऊपर अपना नाम जरूर लिखिएगा, अपना फुल नेम, ताकि हम आपको जब सर्टिफिकेट बनाए तो आपको उस तरह से आपका नाम हमारे पास पूरा हो, है ना? तो कल का अगर कोई कंफ्यूजन है किसी में तो एक बार वो क्वेश्चन पूछ सकता है कल के इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। जी नमस्कार सर। सर। जी नमस्कार जी। अरे क्या बोल रहे थे सर अभी? जी, अभी क्या कह रहे थे सर? टेस्ट के रिगार्डिंग बताया जा रहा था सर, जिसमें कि हमने आपको बताया कि कल आपको एक टेस्ट के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास, वो टेस्ट आपने कैसे देना है ना? जी अच्छा। टेस्ट के लिए आपके पास एक जो प्रिंटिंग पेज होता है, कोरा कागज जो होता है वो होना चाहिए, जी और कोरा कागज और पेन। हाँ आपको 1 बाय 1 करके क्वेश्चन बताए जाएंगे और आप जी उस कोरे कागज के ऊपर उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। फॉर हाँ एग्जांपल क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है और क्वेश्चन नंबर 3 था वो,
तो आप लिखेंगे Q3 आगे फॉल्स, इस तरह से Q1 to Q40 तक आप उस पर लिख के उसके आंसर उस पर आगे लिख देंगे। इतना क्लियर सर? जी जी अब उसके बाद लास्ट में जब वो टेस्ट पूरा हो जाएगा तो जी नेक्स्ट 15 to 30 मिनट में आप हमें व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे वो सारा टेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे, अपना जी। फोटो जो है फॉरवर्ड कर देंगे खींच के, जी जी और उससे फिर हम मार्क करके। जी सर। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा है सर। तो कल जी, जी, जी। मैं थाने को जाने का है, थाने को सेशन के लिए। जी 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 सर, वो कैसे करेंगे? ठीक है, फिर आप एक काम कीजिएगा, आप ना वीडियो मत देखिएगा कल का, फिर हाँ। किसी दिन और दिन देख के बता के आप उसको कर लीजिएगा। मुझे मालूम है आप भी थाने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, जस्ट आप हाँ। उसको, जो पर्सन ट्रैवलिंग में है वो मुझे व्हाट्सएप डाल दे, उसको हम वीडियो इसका हम कल नहीं डालेंगे, जो जो क्वेश्चन आंसर ओके, होंगे उसका वीडियो हम कल नहीं डालेंगे। जिस दिन अगेन ओके, करना ओके। होगा उस दिन हम उसका वीडियो डाल के फिर आपको हाँ। बोलेंगे कि आप उसका कर लीजिए, है ना? ठीक है, ठीक वो है। पूरा ओके मैनेज सर करवा जी, देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके सर जी, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। कुछ पर्सन्स के और भी आए थे ये क्वारी कि हमारा हाँ। कुछ ट्रैवलिंग है, तो मैंने उनको यही बोला कि इसका वीडियो हम लेटर बाद में डाल देंगे, आप उसका देख के आप आंसर कर दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। जी, थैंक यू। और एक चीज हमको बोलना था जी सर। कि जी शुभम। अभी अभी मैंने जितना भी मतलब बताया तो वो मतलब बिना देखे जितना भी नॉलेज था भी मतलब रैपिड में बता दिया। जी और किन्हीं को मतलब कि और जानना हो या फिर से होल जीआईटी रिवाइज करना हो तो पूरा अभी वीडियो मैं फिर से बना दूंगा। नहीं, देखिए अभी क्या है, आपका जो वीडियो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है? अगर जो उसमें आपने बेसिक डिस्कशन करके भी बताई है ना चीजें, वही मेन पार्ट होता है शुभम। आपने देखिए, आपने एक ऑर्गन का नाम दिया और उसके बाद जो आपने उनको रिटर्न में सारे उसकी प्रोग्रामिंग या फंक्शनिंग बताई थी, आपने उसको कुछ शब्दों में बोल के बता दिया है ना। तो इस वीडियो में 0% वेस्ट है, आप ना ही कोई रिपीटेशन हुई है। तो वो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ, क्योंकि अराउंड 40 मिनट का आपका ये वीडियो बना है और सबको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा, तभी उनको सब कुछ अंडरस्टैंड होगा क्लियर। तो आपको दोबारा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, क्योंकि होता है ना कि मतलब माइंड में भी जितना आ रहा था उतना मैं बोलते गया, उसके बाद अगर कुछ कोई रेस्ट इशू बच नहीं, गया आप एक बार फिर। वीडियो को चेक कीजिएगा, आप वीडियो को चेक कीजिएगा, अगर आपके अकॉर्डिंग कोई पॉइंट आ गया होगा ना, तो आप मुझे एक छोटा सा वीडियो बना के दे दीजिएगा, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा उसमें। ओके, अब हम दोबारा सेशन को नहीं करेंगे अभी। आपने बहुत बेस्ट परफॉर्म किया है। अब नेक्स्ट आपका जो सेशन रहेगा वो रहेगा फ्राइडे को, जिस दिन आपने इसका टेस्ट करना है, टेस्ट गेन करना है। ओके ओके, थैंक यू शुभम। तो ओके, फिर हम कल मिलते हैं 3 बजे। कल हमारा गायनी का सेशन टेस्ट रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कल वर्क करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर। सर माफी चाहता हूँ फॉर इंटरफेयर आपने इस चीज के लिए। जी बोलिए। मैं कह रहा कल इस टाइम ही क्या करना चालू होगा ना 3 बजे अपना टेस्ट जो होगा जी कल। जी सर, जी 3:10 तक तो चालू हो ही जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, जी जी ठीक है जी, थैंक यू। जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जी सर। डॉक्टर साहब, हाँ, क्वेश्चन आंसर ट्रू ट्रू फॉल्स में रहेंगे? सर ट्रू फॉल्स में रहेंगे, एमसीक्यूज में रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहेंगे, फॉरवर्ड में, और जी सिंगल जी वर्ड जी क्वेश्चन रहेगा जी कि आपसे पूछा व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ दिस, तो आपने उसका फुल फॉर्म लिख दिया है ना। जी जी तो इस जी। तरह से इस तरह के 2 से 3 पैटर्न में ही रहेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। जी, तो चलिए, थैंक यू। कल के लिए प्रिपेयर करते हैं सभी, उसका कल का सेशन ऑनलाइन कर दिया गया है, तो मिलते हैं कल 3 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके सर, जय नमस्कार। लक्ष्मण, जय हाँ, मैटी। जय मैटी, जय रविशन, जय गुरु। जय इलेक्ट्रॉन। कीजिए।